नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं भूपेंद्र मौर्य एक बार फिर से राय पब्लिकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अपन आज जो है स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा आपको, भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधित। तो अपन आज सिस्टमेटिक वे से इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करने वाला है, जो मैं आपको संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जहां से अपन संविधान कहां से बना है, संविधान की प्रस्तावना से लेकर मौलिक अधिकार से लेकर जो भी अपने सिलेबस में इंपोर्टेंट जो तथ्य है, पूरा पॉलिटी में आपको आज से सिस्टमेटिक क्लास में पढ़ाऊंगा। इसमें जो मैं पीपीटी बनूंगा गाइस, जो पीपीटी के थ्रू आपकी जो स्लाइड होगी वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी उपलब्ध करवा दूंगा। ये जो पीपीटी बनाई अपन ने कई किताबों से संकलित करके या मेरे जो नोट्स हैं उनसे संकलित करके हैं, और मैं आपको ये दावा करता हूं कि अगर आप इन पीपीटी या फिर मेरे पढ़े हुए नोट्स को अगर ये फॉलो करते हो तो आईएएस तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आईएएस प्री, मेंस और आरएस मेंस, मैं स्पेशली बता रहा हूँ गाइस, आरएस के जो मेंस के जो नोट्स हैं वो इससे ही मैंने भी पढ़ा है, और आपको भी मैं बता रहा हूँ गाइस कि आरएस के जो मेंस में कितने उपयोगी ये नोट्स रहेंगे। इसके अलावा ईओआरओ का एग्जाम है, आरएस प्री है, या फिर अपने जो भी छोटे मोटे एग्जाम है, बीएसटीसी, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, जितना भी एग्जाम है, इन सभी से ये इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन यहीं से आते हैं। और मैं बता रहा हूं आपको, इतने बढ़िया तरीके से ये इसको डिजाइन करा है हमने, हमारी टीम ने इसको डिजाइन करके बनाया गया है। तो आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो भारत माता की जय जयकारा के साथ अपन आज स्टार्ट करते हैं। तो बोलो भारत माता की जय। तो सबसे पहले अपन आज संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के तहत अपन जो है 3 महत्वपूर्ण अधिनियम पढ़ेंगे। 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम और 1935 का भारत शासन अधिनियम। और यही है जो अपने संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी रही है। तो अपन टू द पॉइंट बात करेंगे और एक एक बात धीरे धीरे पढ़ते हुए अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं पढ़ूंगा आपको 1909 का भारत शासन अधिनियम। क्या भाई? 1909 का भारत शासन अधिनियम, जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। अच्छा, तो मैं आपको बताऊंगा भाई ये मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहते हैं, ये कब लागू किया गया था और किस समिति की सिफारिश से ये लागू किया गया था, या क्या कंडीशन रही थी इसको लागू करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे 1909 का भारत शासन अधिनियम, जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार इसलिए कहते हैं क्योंकि लॉर्ड मार्ले उस समय भारत सचिव थे और जो मिंटो थे वो वायसराय या फिर गवर्नर जनरल थे, ठीक है। पहली बात तो ये भाई कब लागू हुआ, तो सीधी सी बात है 1909 का भारत शासन अधिनियम 1909 में ही लागू होगा, ठीक है। क्यों कहते हैं इसको मार्ले मिंटो सुधार? क्योंकि मार्ले जो थे उस समय भारत सचिव थे और जो मिंटो थे वो गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय थे, ठीक है। अब इसको लाने के पीछे क्या उद्देश्य रहे होंगे भाई? 1909 का अधिनियम लाया गया तो किस उद्देश्य के कारण, अंग्रेजों के द्वारा किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये भारत शासन अधिनियम लाया गया था, तो अपन उद्देश्य पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हुआ था भाई 1909 में जो है सूरत अधिवेशन हुआ था, और सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस का जो है विभाजन हो गया था। जो गर्म दल और नरम दल का जो विभाजन हुआ था वो 1907 के सूरत अधिवेशन में ही हुआ था। यही लिखा हुआ है, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। किसमें हुआ था? नरम दल और गर्म दल में, ठीक है। ठीक है, तो एक बात ये हो गई कि भाई 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया। इसी वजह से जो है जो अपने भारतीयों की स्वशासन की मांग थी वो जो तीव्र गति से बढ़ने लगी थी। इसी कारण जो है एक उद्देश्य तो ये रहा, इसी कारण 1909 का अधिनियम लाया गया। दूसरा उद्देश्य पढ़ते हैं भाई, 30 दिसंबर 1906 को जो है मुस्लिम लीग की स्थापना भी की गई थी, ठीक है। तो 30 दिसंबर 1906 को जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना के तहत उन्होंने एक प्रावधान रखा अपने जब इनकी स्थापना हुई थी तो बोला गया कि हमको भी जो है पृथक निर्वाचन का अधिकार चाहिए, यानी कि मुस्लिमों को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार मिलना ही चाहिए। ये जो है इस लीग में जो है पहली बात इसमें रखी गई थी, ठीक है। तो इसके उद्देश्य क्या दो रहे थे? सबसे पहले लाने के पीछे क्या उद्देश्य थे? एक तो 1907 का जो अधिवेशन था सूरत अधिवेशन, इसमें जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल में, ठीक है। फिर बात की जाए 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग के तहत उन्होंने पृथक निर्वाचन जो है निर्वाचन करवाने का जो अधिकार मांगा, ठीक है। तो ये दो कारणों की वजह से ये लाया गया था। फिर बात की जाए ये किस समिति के अनुशंसा पर 1909 का अधिनियम लाया गया था, तो मैं बता दूं गाइस, अरुणडे समिति की सिफारिश पर ये 1909 का भारत शासन अधिनियम लाया गया था। लिखा हुआ भी है, अरुणडे समिति की सिफारिश पर भारत शासन अधिनियम 1909 को लागू किया गया था, ठीक है। तो किस आपको कोई ऑब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन पूछ ले भाई, किस समिति की सिफारिश पर 1909 का भारत शासन अधिनियम लाया गया था, वो कौन सा था भाई? 1909 का भारत शासन अधिनियम अरुणडे समिति की सिफारिश पर लाया गया था, ठीक है। अब बात की जाए कि इसमें क्या क्या ऐतिहासिक और जो संवैधानिक प्रावधान रखे गए थे भाई, अपन ने देख लिया कि कब लाया गया था। ये जो अधिनियम है वो कब लाया गया था, इसको मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहते हैं, किन दो कारणों की वजह से लाया गया था, किस समिति के अनुशंसा पर ये लाया गया था, तो अपन देखेंगे भाई इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे, ठीक है। पहला प्रावधान है भाई, मुस्लिमों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत यहीं से की गई थी। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामों में कि भाई मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की जो शुरुआत है वो कब की गई थी, तो वो कब की गई थी? 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत की गई थी, ठीक बात है। जो है इसका जो 30 दिसंबर 1906 को जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, इसका भी यही उद्देश्य था कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की जो शुरुआत है यानी कि यहीं से की जाए, यानी कि सांप्रदायिक प्रणाली की शुरुआत जो है अपन ने यहीं से प्रारंभ हुई थी, ठीक है।
ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं भाई, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद तथा भारत परिषद में भारतीयों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो भारतीयों की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो किसके द्वारा किया गया था, इसी के जो है अधिनियम के तहत किया गया था कि जो भारत की जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें भारतीयों का प्रावधान इसी के अधिनियम 1909 के अधिनियम के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, तो इसके तहत बात करते हैं एसपी सिन्हा यानी कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले वह भारतीय बने जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में विधि सदस्य के रूप में चुने गए थे। ठीक है, पहले तो इस अधिनियम का दूसरा पॉइंट क्या था कि भाई इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद हुआ करती थी, एक गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद हुआ करती थी गाइस, उसमें जो है भारतीय का प्रतिनिधित्व पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन 1909 के भारत शासन अधिनियम में के तहत इनकी जो है कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की जो एंट्री है वो एंट्री का जो प्रावधान किया गया था। ठीक है, और एसपी सिन्हा यानी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले वो व्यक्ति थे जिनको इस कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य के रूप में चुना गया था। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट अपना ये रहा। ठीक है, फिर बात की जा रही इसके अंदर जो तीसरा ऐतिहासिक प्रावधान था वो क्या रखा गया था, विधानमंडल के सदस्यों तथा मताधिकार में वृद्धि की गई। ठीक है, विधानमंडल के सदस्यों की जो मताधिकार है उसमें वृद्धि की गई, ये जो तीसरा प्रावधान इसके अंदर किया गया था। पहला प्रावधान क्या था गाइस, पहला प्रावधान क्या किया था, पहला प्रावधान ये किया गया था कि मुस्लिमों के लिए पत्र निर्वाचन प्रणाली। दूसरा प्रावधान भाई इस अधिनियम का जो भारत जो है कार्यकारिणी परिषद में भारत के सदस्यों को इसमें लागू किया गया था। तीसरा कारण यह है कि भाई विधानमंडल के सदस्यों के लिए मताधिकार में वृद्धि की गई थी। ठीक है, चौथा है सदस्यों को विस्तार से प्रश्न पूछने, बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार भी इसमें ही प्रदान किया गया था। ठीक है, कार्यकारिणी परिषद में जब भारतीयों की एंट्री हुई तो उस पर बजट पर विचार विमर्श करने और विस्तार से प्रश्न पूछने का जो अधिकार था वो भी इस अधिनियम के तहत ही दिया गया था। ठीक है, तो चार प्रावधान हो गए। सबसे पहले मुस्लिमों के लिए जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत यहीं से की गई थी। जब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में जो है भारतीयों की जो एंट्री उसी प्रावधान के तहत की गई। एसपी सिन्हा जो है वो पहले सदस्य थे जो कि विधि मंत्री के रूप में चुने गए थे। ठीक है, तीसरा प्रावधान है भाई इसमें विधानमंडल के सदस्यों मताधिकार में वृद्धि की गई। ठीक है, जो चौथा ऐतिहासिक प्रावधान वो है सदस्यों को विस्तार से प्रश्न पूछे और बजट पर विचार विमर्श करने का प्रावधान भी यहीं से किया गया था। ठीक है, अब बात की जाती है चार ऐतिहासिक प्रावधान थे 1909 अधिनियम के, चार ऐतिहासिक प्रावधान थे। अब इसके जो प्रावधान थे ऐतिहासिक प्रावधान के उसके क्या प्रभाव पड़े। ठीक है, कुछ प्रभाव नकारात्मक भी थे और कुछ सकारात्मक भी थे। सकारात्मक तो गाइस कुछ भी मतलब एक दो पॉइंट रहे होंगे, लेकिन नकारात्मक जो प्रावधान था वो सबसे जो नकारात्मक प्रावधान था वो यही था कि इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की भारत में शुरुआत हो गई और इसी के तहत ही 1947 में भारत पाकिस्तान नामक दो देशों का विभाजन हुआ था। 1909 का भारत शासन अधिनियम ही सांप्रदायिक प्रणाली का जो है इसके अंतर्गत बीज बोए गए थे और इसी के तहत जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन की रूपरेखा यहीं से प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, तो नकारात्मक प्रावधान देखते हैं अपन। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली यहीं से स्टार्ट हुई थी। मैंने बताया कि भाई मुस्लिमों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का अधिकार यहीं से प्रदान किया गया था। तो ये है फूट डालो राज करो की जो नीति के जो प्रतिपादन किया गया था अंग्रेजों के द्वारा सर्वप्रथम 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसको झलकता है कि भाई फूट डालो और क्या करो, राज करो। ठीक बात है। ठीक है, तो लॉर्ड मार्ले का एक स्टेटमेंट भी है, इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहते हैं? लॉर्ड मार्ले क्या थे उस समय? भारत सचिव थे। ठीक है, तो लॉर्ड मार्ले ने जब 1909 का जो भारत शासन अधिनियम जारी किया गया था तब इन्होंने एक स्टेटमेंट बड़ा जो है फेमस है, क्या है, हम भारत में नाक के बीज बो रहे हैं जिसका फल विषैला होगा। ठीक है, हम भारत में क्या भाई नाक के बीज बो रहे हैं जिसका जो फल होगा जो क्या होगा, विषैला होगा। जो अपन को देखता है भाई फन का मतलब ये है भाई 1909 के जो भारत शासन अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन प्रणाली दी गई थी जिसको 1919 के भारत शासन अधिनियम में और ज्यादा विस्तार किया गया था। तो ये क्या था भाई नाक के फन के बीज ही बो रहे थे। इसी कारण जो है भारत पाकिस्तान 1947 में जाके अलगाववाद की भावना आई और दो देश अलग हुए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसका भाई, हम भारत में नाक के बीज बो रहे हैं जिसका फन क्या होगा, विषैला होगा। ये जो स्टेटमेंट है किसका भाई, लॉर्ड मार्ले का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो नकारात्मक प्रावधान तो मैंने बता दिया भाई सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली यहीं से प्रारंभ हुई थी। फूट डालो राज करो की नीति भी यहीं से प्रारंभ हुई थी। अब बात की जाए अपन कि भाई सकारात्मक प्रावधान भी थे क्या? कुछ बिल्कुल सकारात्मक प्रावधान भी थे, जैसे कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों का जो प्रतिनिधित्व पहली बार यहीं से प्रारंभ हुआ था। दूसरी बात, सदस्यों को बजट पर विचार विमर्श करने और विस्तार से प्रश्न पूछने की भी अधिकार दी गई थी। ठीक है, मताधिकार का प्रावधान भी इसमें किया गया था। तो तीन जो है सकारात्मक पॉइंट इसमें भी थे। नकारात्मक तो सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि भाई सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली यहां से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, बात की जाए सकारात्मक की। ठीक है, तो सकारात्मक का पहला पॉइंट क्या है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद तथा भारत परिषद में भारतीयों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। मैंने अभी बताया था कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें जो भारतीयों का प्रावधान, इसमें प्रतिनिधित्व का जो प्रावधान किया गया था सबसे पहले इसमें किया गया, तो ये एक सकारात्मक बात हो गई। दूसरी बात क्या भाई, विस्तार से प्रश्न पूछना, बजट पर विचार विमर्श करने का प्रावधान किया गया था कि विस्तार से जो है सदस्य जो है बजट पर विचार विमर्श कर सकते हैं और प्रश्न भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अपन मोटा मोटी इसका कंक्लूजन क्या रहता है भाई, कंक्लूजन कि भाई 1909 का भारत शासन अधिनियम का जो निष्कर्ष है वो कंक्लूजन क्या है। ठीक है,
एक स्वतंत्र सेनानी रहा करते थे मजूमदार। तो मजूमदार ने क्या बोला भाई, मजूमदार ने चंद्रमा की चांदनी की संज्ञा दी है, यानी कि जिस प्रकार चंद्रमा की चांदनी है जो अपन को एक दिखाई देती है, उसी तरीके 1909 का भारत शासन अधिनियम ऊपर ऊपर से तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर से क्या है, बहुत ही विषैला है। विषैला क्यों है? क्योंकि इसमें प्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत भी अपन ने यही से की थी अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, तो मजूमदार का स्टेटमेंट याद रखना कि भाई क्या है, चंद्रमा की चांदनी की क्या है इसमें संज्ञा दी थी, किसको? 1909 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, 1909 का भारत शासन अधिनियम का लाना पड़ा। ठीक है, अब इसकी बात की जाए निष्कर्ष क्या है भाई, पहला निष्कर्ष तो यह था कि इसका जो है चंद्रमा की चांदनी की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, तो 1909 का जो भारत शासन अधिनियम है वो अच्छी तरीके से लागू नहीं हो पाया, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की स्थापना की गई थी। इसी कारण जो भारत जो इससे संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि भारतीयों की जो मांग थी वो स्वशासन की मांग थी। इसी जो मांग को पूरा नहीं होने के कारण ही 1919 का भारत शासन अधिनियम लाना पड़ा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये भाई 1919 का भारत शासन अधिनियम क्यों लाना पड़ा, क्योंकि जो है 1909 का जो भारत शासन अधिनियम था वो क्या विफल हो गया था। 1909 का अधिनियम क्या हो गया था, विफल हो गया था। इसी के चक्कर में अपन को वापस 1919 का भारत शासन अधिनियम लाना पड़ा। ठीक है, क्योंकि 1919 का जो अधिनियम था वो क्या था, कमजोर था। ठीक है, तो गाइस अपन ने अभी 1909 का भारत शासन अधिनियम पढ़ा था, जो कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यहीं से प्रारंभ हुई, क्योंकि 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग के द्वारा मांग की गई कि हमारी भी पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की जाए, तो यहीं से पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड मार्ले के द्वारा की गई थी। स्टेटमेंट बड़ा ही फेमस है कि हम भारत में जो है नाक के बीज बो रहे हैं, जो कि इसका फन क्या होगा, विषैला होगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन 1909 का भारत शासन अधिनियम पढ़ा। अब इसका अगला जो है 1919 का भारत शासन अधिनियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो है मैं आपको इंपॉर्टेंट भारत शासन अधिनियम पढ़ा रहा हूं, उससे पहले भी लाए गए थे, लेकिन 1909, 1919, 1935 का भारत शासन अधिनियम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अपने यहाँ से प्रारंभ होती है। तो बात की जाए 1919 का भारत शासन अधिनियम, जी ठीक है, जिस तरीके से 1909 के भारत शासन अधिनियम को मार्लिमेंटो सुधार कहते हैं, वही 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्यों कहते हैं, क्योंकि मॉन्टेग्यू वहां पे क्या थे, भारत सचिव थे, और चेम्सफोर्ड क्या थे, वहां के मतलब इंडिया के जो है गवर्नर जनरल या के तो अपने वाइसराय थे। क्या थे भाई, वाइसराय। ठीक है, वही बात है, कब लाया गया था 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1919 में लाया गया था। ठीक बात है, 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव मॉन्टेग्यू द्वारा संवैधानिक घोषणा की गई, तथा यही घोषणा 1919 के भारत शासन अधिनियम के रूप में पारित की गई थी। ठीक है, मैंने आपको बताया इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। जो मॉन्टेग्यू थे वो क्या थे भाई, भारत सचिव थे। तो 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव मॉन्टेग्यू द्वारा एक संवैधानिक घोषणा की गई थी, वही भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत लागू की गई थी। यानी 1917 की जो घोषणा थी वही 1919 भारत शासन अधिनियम में लागू की गई थी। ठीक बात है, ठीक है। अच्छा, ये उसको क्यों बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, क्योंकि मॉन्टेग्यू इस समय क्या थे, भारत सचिव थे, और चेम्सफोर्ड क्या थे भाई, जी यानी कि गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो ये अपने हो गया। अब इसके जो है अब हम इसके भी ऐतिहासिक प्रावधान देखते हैं धीरे-धीरे, क्या क्या ऐतिहासिक प्रावधान थे या किस लिए ये लाया गया था। अपन ने 1909 का भारत शासन अधिनियम पढ़ा था। ठीक है, तो ये पढ़ा था भाई क्यों लाया गया था, क्योंकि 1907 में जो है सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस का क्या विभाजन हो गया था और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हो गई थी। तो इस जो भारतीय की स्वतंत्रता की स्वशासन की मांग बढ़ रही थी, इसी कारण। और दूसरी जो बात है कि मुस्लिम लीग के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत जो है मांग की गई थी, इसी के लिए 1909 का भारत शासन अधिनियम लाया गया था। अब बात करते हैं 1919 के भारत शासन अधिनियम के लाने के पीछे क्या उद्देश्य रहे होंगे या क्या कारण रहे होंगे। ठीक है, तो किस लिए लाया, क्या उद्देश्य या क्या कारण रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो बात की जाए भारतीयों की जो स्वशासन की मांग थी वो 1919 के 1909 के भारत शासन अधिनियम में जो है पूरी नहीं की गई थी। तो ये भारतीयों की जो स्वशासन की मांग है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इसी के लिए भारतीयों को खुश करने के लिए एक संविधाबद्ध जो है एक नियम बनाने के लिए 1919 का भारत शासन अधिनियम लाया गया था। तो पहला कारण क्या भाई, जो भारतीय जो है स्वशासन की मांग बढ़ रही थी, इस मांग को जो है कम करने के लिए या खत्म करने के लिए 1919 का भारत शासन अधिनियम लाया गया था। ठीक है, दूसरी बात की जाए 1916 में जो हुआ था वो लखनऊ समझौता हुआ था। ठीक है, जिस तरह से 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, उसी तरह से 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। इसके तहत लखनऊ समझौता किया गया था। इसके अंतर्गत जो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल में, वो वापस कांग्रेस जो हो गई थी क्या, एकजुट हो गई थी। ठीक है, कांग्रेस एकजुट हो गई थी। ठीक है, और इस जो अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो अंबिका चंद्र मजूमदार ने की थी। किसने की थी गाइस, अंबिका चंद्र मजूमदार ने। ठीक है, तो दूसरा कारण क्या था भाई, लखनऊ समझौता हो गया था, जिसमें कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था उसको वापस एकजुट हो गया था। ठीक है, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य भी इसमें समझौता हो गया था। ठीक है, तो इन तीन उद्देश्य या फिर इन तीन कारणों की वजह से 1919 का भारत शासन अधिनियम लाना पड़ा। पहला कारण क्या था गाइस, पहला कारण था भारतीयों की स्वशासन की मांग जो बढ़ रही थी उसको खत्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए। दूसरी बात है 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ था, जिसमें कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वापस एकजुट हो गए थे। और तीसरी बात की जाए तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य भी समझौता हो गया था। ठीक है,
अब 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत क्या प्रावधान किए गए थे, ठीक है। जिस तरीके से 1909 के अधिनियम में भी जैसे कार्यकारी परिषद में भारतीयों को जो प्रवेश की अनुमति दी गई थी, बजट पर विस्तार से विचार विमर्श करने, प्रश्न पूछने का जैसे जो प्रावधान किया गया था, सब सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की स्टार्ट की गई थी, उसी तरीके से 1919 के भारत शासन अधिनियम में भी कुछ प्रावधान किए गए थे। वो क्या क्या प्रावधान थे? पहला प्रावधान देखते हैं भाई, केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनात्मक बनाया गया, ठीक है। जैसे कि आज सेंटर में जो एक संसद काम करती है, संसद के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा दो सदन है, उसी तरीके से जब उस समय 1909 की बात की जाए तो केंद्रीय विधानमंडल हुआ करता था, उसमें भी जो द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है लाई गई थी, वो सबसे सर्वप्रथम कब लाई गई थी? 1919 के भारत शासन अधिनियम में लाई गई थी। किस तरीके से विभाजन किया गया था? उस समय विधानसभा और राज्य परिषद में इनका विभाजन किया गया था, ठीक बात है। तो विधानसभा को आज की अपन लोकसभा कह सकते हैं और राज्य परिषद को आज की अपन राज्यसभा कह सकते हैं, ठीक है। तो विधानसभा उस समय क्या था भाई? निम्न सदन था, ठीक है। निम्न सदन या कह दो या हाउस ऑफ पीपल कह दो, ठीक है। राज्य परिषद आज का राज्यसभा था, यानी कि उच्च सदन, ठीक है। तो केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनात्मक किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? कोई क्वेश्चन पूछ ले तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनात्मक बनाया गया था। किस किस में? विधानमंडल या विधानसभा और राज्य परिषद में जो है बांटा गया था। विधानसभा को वर्तमान की लोकसभा कहा जा सकता है और राज्य परिषद को वर्तमान की राज्यसभा कहा जा सकता है, ठीक है। भारत में प्रथम बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की जो शुरुआत की गई थी वो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही की गई थी, ठीक है। यानी कि जो आज अपन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली देखते हैं, पहले जो है 1919 के भारत शासन अधिनियम से पहले ये विद्यमान नहीं थी। यानी कि पहले जो है अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि को चुन के कार्यकारिणी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में भेजा जाता था। लेकिन जो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की जो शुरुआत है वो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही पहली बार की गई थी, ठीक है। तो पहला प्रावधान तो क्या था गाइस? केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनात्मक बनाया गया था। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली यहीं से प्रारंभ की गई थी। अच्छा, इस प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में पहली बार जो है महिलाओं को भी मताधिकार देने का जो है प्रावधान किया गया, ठीक है। क्या भाई? महिलाओं को पहले, इससे पहले मताधिकार का प्रावधान नहीं किया गया था, लेकिन इसमें पहली बार महिलाओं को है जो मताधिकार का प्रावधान किया गया था, ठीक है। फिर बात की जाती है केंद्र तथा प्रांतों को जो है आंशिक विषय के रूप में यही इसी अधिनियम में विषय का विभाजन किया गया था, ठीक है। जैसे कि आज अपन सूचियों के माध्यम से शक्तियों का विभाजन देखते हैं, संघ सूची, संवर्ग सूची या राज्य सूची। जो सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का जो विभाजन हुआ था, ये जो पहली बार जो प्रावधान किया गया था वो कब किया गया था? 1919 के भारत शासन अधिनियम में ही ये पहली बार प्रावधान किया गया था, ठीक है। पांचवा देखा बजट का विभाजन, ठीक है। पहले जो बजट था वो सिर्फ एक जगह के लिए आता था, यानी कि पूरे, जैसे कि आज का बजट मान लो कि जो भारत के लिए अलग से बजट पेश होता है, फिर अन्य जो अनेक राज्य है उनके, यानी कि भारत में अभी 28 राज्य और 28 राज्यों के लिए अलग अलग बजट प्रस्तुत होता है और केंद्र के लिए अलग बजट प्रस्तुत होता था। लेकिन 1919 के भारत शासन अधिनियम के पहले जो हुआ करता था वो संपूर्ण एक ही बजट पेश हुआ करता था, यानी कि पूरे भारत के लिए एक ही बजट पेश हुआ करता था। लेकिन 1919 के भारत शासन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि जो केंद्र तथा राज्य के लिए बजट का जो विभाजन, यानी अलग अलग बजट जो है पेश किया जाएगा, ठीक है। तो अपन प्रावधान देखते हैं कौन कौन से प्रावधान था। पहला प्रावधान था केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनात्मक बनाया गया, किसमें? विधानसभा और राज्य परिषद में, ठीक है। पहली बार जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली यहीं से स्टार्ट की गई थी, ठीक है। महिलाओं का मताधिकार देने का जो है प्रावधान भी इसमें किया गया था, ठीक है। बजट जो है केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग बनाए जाएंगे, यही से प्रावधान किया गया था। और जो शक्तियों का विभाजन किया गया था, यानी कि केंद्र तथा राज्य को आंशिक रूप में विषयों का विभाजन किया, यानी शक्तियों का विभाजन जो है पहली बार यहीं से किया गया था, ठीक है। छठा प्रावधान है स्थानीय शासन को मान्यता भी यही इसी प्रावधान से दी गई थी, तो ठीक है। आपको जैसे कि अपन 73वां 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है स्थानीय शासन को अपन ने संवैधानिक रूप से दर्जा दिया था। इसकी जो सबसे पहले शुरुआत है वो जो है 1919 के भारत शासन अधिनियम से के तहत ही की गई थी, ठीक है। फिर बात की जाए वर्तमान में जो है भाग 14 में यूपीएससी का प्रावधान है, जो कि अनुच्छेद 315 से 323 तक विद्यमान है। इसकी जो केंद्रीय जो है लोक सेवा आयोग की जो स्थापना भी है, जो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही की गई थी। यानी कि 1919 के भारत शासन अधिनियम में इसका जो प्रावधान रखा गया था, इसी के तहत जो है 1926 में ली कमीशन के तहत इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। यानी कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग की जो स्थापना 1926, मतलब जो प्रावधान है वो तो 1919 में रखा गया था, लेकिन इसको गठित करने के लिए जो सिफारिश की गई थी वो ली कमीशन के द्वारा 1926 में की गई थी, ठीक है। तो कौन कौन से प्रावधान है एक बार फिर से देख लेते हैं अपन। केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनात्मक बनाया गया था, ठीक है। विधानसभा और राज्य परिषद में प्रथम बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की बात की गई थी इसमें, ठीक है। महिला मताधिकार का पहली बार प्रावधान इसमें किया गया था, ठीक है। और जो केंद्र तथा राज्यों के मध्य आंशिक विषयों का विभाजन भी इसके मध्य ही किया गया था, ठीक है। इसके बाद की बात की जाए तो बजट का विभाजन, केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग बजट का प्रावधान भी इसमें किया गया था। और स्थानीय स्वशासन जो कि 73वां 74वां संविधान संशोधन द्वारा भारत में संवैधानिक दर्जा भी मिला था, उसका सर्वप्रथम जो प्रावधान है 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही मिलता है, ठीक है। फिर बात की जाती है केंद्रीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान भी इसी में किया गया था, जो कि 1926 में ली कमीशन के द्वारा गठित किया गया था।
ठीक है। अब ये तो थे भाई संवैधानिक प्रावधान थे, ठीक है, 1919 के कुछ संवैधानिक प्रावधान थे। अब बात की जाती है कुछ ऐतिहासिक प्रावधान भी थे इसमें, ठीक है। ऐतिहासिक प्रावधान क्या थे? इसमें सर्वप्रथम जो अपन देते हैं प्रांतों में द्वैध शासन को जो प्रारंभ करने का जो सिलसिला चालू हुआ था वो 1919 के शासन अधिनियम के तहत ही हुआ था। यानी कि प्रांतों में सबसे पहले जो द्वैध शासन लाया गया था वो कब लाया गया था? इसमें ही लाया गया था, 1919 के शासन अधिनियम में लाया गया था। अब आप पूछोगे भाई ये द्वैध शासन क्या होता है? इसमें जो विषय होता है गाइस वो दो भागों में विभाजित होता है। एक तो होता है आरक्षित विषय और एक होता है हस्तांतरित विषय। ठीक है, आरक्षित विषय के लिए जो है जनता के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं, एक तरीके से याद रख लो, उत्तरदायी नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन जो हस्तांतरित विषय है इसमें जो है जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। इसमें गवर्नर जनरल के द्वारा मंत्रियों का भी जो है मनोनीत किया जाता था, ठीक है। तो प्रांतों में सबसे सर्वप्रथम द्वैध शासन कब लाया गया था? 1919 के शासन अधिनियम में लाया गया था। द्वैध शासन का मतलब क्या है? दो विषय, यानी कि आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय में इसको बांटा गया था। आरक्षित विषय जो है जनता के लिए उत्तरदायी नहीं होते थे और जो हस्तांतरित विषय थे वो जनता के लिए उत्तरदायी होते थे, यानी कि इसमें गवर्नर जनरल के द्वारा मंत्रियों की जो नियुक्ति की जाती थी, ठीक है। दूसरा ऐतिहासिक प्रावधान क्या था भाई? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, जो कि 1909 के शासन अधिनियम से प्रारंभ की गई थी। मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन देने का जो अधिकार 1909 के शासन अधिनियम के तहत दिया गया था, उसकी जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की जो शुरुआत 1909 के तहत की गई थी उसका जो विस्तार है वो 1919 के शासन अधिनियम में किया गया था। पढ़िए, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया था। इसके अंतर्गत सिख, ईसाइयों, यूरोपीय तथा आंग्ल भारतीयों को सम्मिलित किया गया था। यानी कि 1909 के भारत शासन अधिनियम में केवल और केवल मुस्लिमों को ही पृथक निर्वाचन का अधिकार था, लेकिन इसके अंतर्गत सिख, ईसाई और यूरोपियों को भी जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का अधिकार दे दिया गया था। यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का क्या किया गया और विस्तार किया गया था, ठीक है। नरेश मंडल का प्रावधान किया गया था, ठीक है। 1926-27 ईस्वी के तहत जो है नरेश मंडल का इसमें प्रावधान किया गया था और नरेश मंडल की जो स्थापना भी इसी के तहत की गई थी, ठीक है। इसमें नरेश मंडल के जो अध्यक्ष सर्वप्रथम किसको बनाया गया था? बीकानेर के राजा थे कौन? महाराजा गंगा सिंह को बनाया गया था। ठीक है, तो चौथा देखते हैं 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। यानी कि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है वो कितना सफल रहा या नहीं रहा उसके लिए जो 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। यानी 1929 में किया जाना था लेकिन उसको 1927 में ही किया गया था, जिसको अब आप जो सभी जो है साइमन कमीशन यानी कि व्हाइट कमीशन या साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें चार कौन कौन से ऐतिहासिक प्रावधान थे? सबसे पहला ऐतिहासिक प्रावधान था प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना जो है प्रारंभ कहां से किया गया था? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही किया गया था, ठीक है। दूसरी बात की जाए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की जो शुरुआत 1909 के भारत शासन अधिनियम में की गई थी उसको जो बढ़ाया गया था यानी कि उसको जब विस्तार किया गया था वो किसमें किया गया था? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही किया गया था। इसमें सिख, यूरोपीय और ईसाइयों को भी जो पृथक निर्वाचन प्रणाली का अधिकार दे दिया गया था। तीसरी बात की जाए तो इसमें जो है नरेश मंडल का प्रावधान किया गया था, ठीक है, जिसका जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? महाराजा गंगा सिंह थे। और चौथी बात बता दूं मैं आपको, 10 वर्ष बाद जो है इस अधिनियम की रूपरेखा को देखने के लिए भी ये जो अधिनियम है कितना सफल हुआ उसके लिए एक वैधानिक आयोग आएगा जिसका जो नाम रखा गया था साइमन कमीशन रखा गया था, उसको व्हाइट कमीशन भी कहते हैं, ठीक है। अब आप बात करते हैं भाई इसमें अपन देख ले भाई कि 1919 का भारत शासन अधिनियम जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम क्यों कहते हैं, इसके पीछे लाने क्या कारण थे, इसमें क्या संवैधानिक और ऐतिहासिक प्रावधान किए गए थे। अब बात की जाती है इसके क्या प्रभाव रहे थे, ठीक है। सबसे पहले अपन नकारात्मक प्रभाव देखते हैं भाई, ठीक है। सीमित मताधिकार, ठीक है, मैंने आपको बताया था इसमें पहली बार जो मताधिकार का प्रावधान किया गया था और महिला मताधिकार का प्रावधान भी किया गया था। लेकिन जो ये मताधिकार का जो प्रावधान थे वर्तमान जैसे आज का जो होता है कि मताधिकार का जो प्रावधान कैसे किया गया है, कोई भी जो व्यक्ति है वो 18 वर्ष के ऊपर का होते ही अपने वोट देने का अधिकार था। लेकिन पहले ये ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले जो मताधिकार का जो प्रावधान था वो बड़ा ही सीमित था, यानी कि संपत्ति और शिक्षा के आधार पर ही दे सकता था। यानी कि किसी व्यक्ति की 10 लाख से ऊपर अगर वो होगी संपत्ति होगी या फिर उच्च शिक्षा होगी, ठीक है, तो ही वो मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। यानी कि वोट देने की क्या शर्त रखी गई थी? यह है जो सीमित मताधिकार, शिक्षा व संपत्ति के आधार पर। शिक्षा क्या भाई? उच्च शिक्षा होनी चाहिए और संपत्ति क्या भाई? 10 लाख से ऊपर की उसकी संपत्ति होनी चाहिए, तभी वो वोट देने का अधिकार रह सकता है। यानी कि एक नकारात्मक प्रावधान हो गया। दूसरी बात की जाए तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की जो शुरुआत 1909 में की गई थी उसका जो है विस्तार किया गया, यानी कि इसमें सिख, ईसाई, यूरोपीय को भी जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली का जो अधिकार दिया गया था, ठीक है।
गवर्नर जनरल की निरंकुश शक्तियों में कोई कमी नहीं की गई थी, यानी कि जो गवर्नर जनरल जो मनचाहे रूप से अपना जो रूपरेखा प्रस्तुत कर सकता था और अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता था, उसकी जो निरंकुश शक्तियों में इसमें कटौती नहीं की गई थी, जो है वरन जो है इस शक्तियों को बढ़ाया ही गया था। ठीक है, चौथी बात की जाए, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना में ये स्थापना में असफल। ठीक है, यानी प्रांतों में द्वैत शासन स्थापित किया गया था, जिसमें जो विषय थे वो आरक्षित व हस्तांतरित विषय से, यानी कि जो प्रांतों में जो है उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं करने में जो नहीं की गई थी, यानी उत्तरदायी शासन की स्थापना करने में ये क्या हो गया था, असफल हो गया था। ठीक है, तो इसकी जो नकारात्मक प्रावधान क्या है, सबसे बड़ा नकारात्मक प्रावधान था कि भाई इसमें जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया था। पहले मुस्लिमों को ही था, फिर बाद में ईसाइयों, सिख और यूरोपियों को भी दिया गया। ठीक है, दूसरी बात की जाए तो इसमें सीमित मताधिकार था। सीमित मताधिकार किसके आधार पर था, शिक्षा व संपत्ति के आधार पर था। शिक्षा, उच्च शिक्षा होनी चाहिए और संपत्ति 10 लाख से ऊपर होनी चाहिए। तीसरी बात की जाती है कि गवर्नर जनरल की जो निरंकुश शक्तियां है उसमें जो है कटौती नहीं की गई थी। ठीक है, और चौथी बात है भाई प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना में यह असफल रहा था। ठीक है, अब बात की जाती है, कुछ स्टेटमेंट देख लेते हैं इसके, जो 1919 के 22 अधिनियम के तहत जो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट क्या है, बाल गंगाधर तिलक ने इसको बिना सूरज के सवेरे की संज्ञा दी थी। ठीक है, तो आपको कोई क्वेश्चन पूछ लेगा किस अधिनियम को बिना सूरज के सवेरे की संज्ञा दी गई थी, तो 1919 के प्रशासन अधिनियम की 1919 का प्रशासन अधिनियम है। अच्छा, किसने दी थी ये संज्ञा, ये दी थी बाल गंगाधर तिलक ने दी थी। भाई बात की जाती है कांग्रेस ने इसको निराशाजनक व असंतोषप्रद बताया। ठीक है, तो 1919 के प्रशासन अधिनियम को कांग्रेस के द्वारा क्या बताया गया, निराशाजनक व असंतोषप्रद बताया गया। ठीक है, बात की जाती है एससी बोस की, यानी सुभाष चंद्र बोस ने इसलिए जनता के लिए नवीन गठबंधन बताया। क्या बताया, जनता के लिए नवीन गठबंधन बताया। ठीक है, यानी कि तीन स्टेटमेंट 1919 के प्रशासन अधिनियम के तहत, याद रखना क्या क्या स्टेटमेंट है। बाल गंगाधर तिलक ने इसको बिना सूरज के सवेरे की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी, बिना सूरज का सवेरा। ठीक है, अब कांग्रेस ने इसको निराशाजनक असंतोषप्रद बताया। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस ने जनता के लिए इसको नवीन गठबंधन बताया। ठीक है, अब बात की जाती है अपन 1919 के प्रशासन अधिनियम के तहत जो है सबसे पहले अपन ने यहाँ देखो भाई नकारात्मक प्रभाव देख लिए थे। नकारात्मक प्रभाव देखे, नकारात्मक प्रभाव के बाद अपन ने तीन स्टेटमेंट देखे, बाल गंगाधर तिलक, कांग्रेस और सुभाष चंद्र बोस के तीन स्टेटमेंट देखे। इसके आगे जो अपन कुछ सकारात्मक प्रावधान भी रहे होंगे इसके। ठीक है, क्या भाई कि इन जो भारत शासन अधिनियम 1919 के जो है संविधान पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़े वो अपन देखते हैं। ठीक है, पहला जो सकारात्मक जो प्रावधान था वो था कि भाई जो इसमें मताधिकार में वृद्धि की गई थी, यानी कि 1909 के भारत शासन अधिनियम में तहत जो मताधिकार का जो प्रावधान रखा गया था उसमें मताधिकार जो है उसमें विस्तार किया गया था। भले वो शिक्षा और संपत्ति के आधार पर हो, लेकिन मताधिकार का जो विस्तार है वो किसमें किया गया था, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही किया गया था। ठीक है, दूसरा जो सकारात्मक प्रभाव था, वो प्रावधान था, वो था ब्रिटिश शासन के द्वारा पहली बार जो है अपनी जो उद्देश्य बताया गया। ठीक है, ब्रिटिश शासन के द्वारा पहली बार अपना उद्देश्य बताया गया। ठीक है, उद्देश्य क्या था भाई कि इससे पहले जो है 1909 का अधिनियम या फिर कोई भी 1883 का चार्टर एक्ट ले लो या 1833 का चार्टर एक्ट ले लो, इसके तहत ब्रिटिश शासन के द्वारा कभी भी अपना जो है अपना मत या उद्देश्य नहीं बताया गया था। लेकिन 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत पहली बार जो है अपना उद्देश्य या मत इनों के द्वारा बताया गया था। ठीक है, पहला सकारात्मक प्रावधान क्या था भाई, मताधिकार का जो है विस्तार किया गया था, भले शिक्षा और संपत्ति के आधार पर ही क्यों ना हो। ब्रिटिश शासन के द्वारा अपना पहली बार जो है उद्देश्य प्रकट किया गया था। ठीक है, तीसरा भाई स्थानीय स्वशासन। ठीक है, वर्तमान में जो है अपना 73वां 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जो कि 1992 और 1993 में किया गया था, स्थानीय स्वशासन की जो है संवैधानिक मान्यता दी गई थी। इसकी जो सर्वप्रथम जो शुरुआत है वो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही की गई थी। ठीक है, फिर बात की जाती है केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन भी इसी के तहत किया गया था। ये भी एक सकारात्मक प्रावधान ही है। जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का जो है जो कुशल नौकरशाहों को भर्ती करने का एक आयोग है, उसकी जो प्रावधान की जो इसका जो सर्वप्रथम प्रावधान किया गया था वो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही किया गया था, जो कि 1926 में ली कमीशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, फिर बात की जाती है अगला जो सकारात्मक प्रावधान क्या था भाई, बजट का विभाजन किया गया था। ठीक है, क्या क्या कहते हैं इस केंद्र व राज्य के लिए पृथक जो है बजट का प्रावधान भी किसमें 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। ठीक है, फिर अगला जो है फिर बात की 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही 1923, 26, 30, 34 या 1945 के जो केंद्रीय विधानमंडल के जो चुनाव है वो इसी 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत के जो प्रावधान थे उन्हीं के तहत ही करवाए गए थे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या भाई सकारात्मक प्रावधान थे, अपन 6 सकारात्मक प्रावधान देखे।
शुरू से देखते हैं क्या। सबसे पहले इसमें मताधिकार का विस्तार किया गया था, शिक्षा व संपत्ति के आधार पर मताधिकार, लेकिन जो मताधिकार जो प्रावधान का विस्तार है वो इसी में किया गया था। दूसरे पे ब्रिटिश शासन के द्वारा अपना जो उद्देश्य पहली बार प्रकट किया गया था, स्थानीय स्वशासन इसमें लाया गया था। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की जो स्थापना का जो अधिनियम था वो इसमें लाया गया था, जिसमें 1926 में ली कमीशन के द्वारा इसको गठित किया गया था। ठीक है, बजट का विभाजन, केंद्र व राज्यों के मध्य बजट का विभाजन किया गया था। ठीक है, फिर बात की जाती है चुनाव, इसके तहत 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1923, 1926, 1930, 1934 और 1945 के जो केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव है वो इसी अधिनियम के तहत किए गए थे। ठीक है, तो गाइस अपन ने अभी 1919 का भारत शासन अधिनियम पढ़ लिया है पूरा। उससे पहले 1909 का भारत शासन अधिनियम पढ़ा है, यानी कि मैं अभी आपको वर्तमान में जो आज पॉलिटी की जो अपने क्लासेस स्टार्ट की थी इसके अंदर सबसे पहले संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का मैंने विचार विमर्श किया है। उसके अंतर्गत पहले 1909 का भारत शासन अधिनियम पढ़ा, फिर 1919 का भारत शासन अधिनियम पढ़ा था। ठीक है, मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले अपन ने 1909 का भारत शासन अधिनियम कहा था। ठीक है, इसको क्या कहते हैं गाइस, अपन ने मॉडल लिमिट सुधार कहते हैं। क्यों कहते हैं इसके लिए बता दिया। उद्देश्य क्या था भाई, 1907 में जो है संसद अधिवेशन हुआ था, फिर मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, किस समिति की सिफारिश पर, अनुमोदन समिति की सिफारिश पर इसको लाया गया था। ठीक है, क्या क्या प्रावधान थे भाई, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रणाली का अधिकार दिया गया था। गवर्नर जनरल कार्यकारिणी परिषद में जो है जो भारतीयों की जो नियुक्ति का प्रावधान इसमें किया गया था। ठीक है, एसपी सिन्हा पहले सदस्य थे विधि सदस्य के रूप में। विधानमंडल के सदस्यों को मताधिकार का प्रावधान इसमें किया गया था पहली बार। सदस्यों को विस्तार से बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार इसमें दिया गया था। कुछ नकारात्मक प्रावधान थे, लॉर्ड मिले का स्टेटमेंट याद रखना, लॉर्ड मार्ले का, हम बाद में नाक के बीच बोल रहे हैं, जो कि आगे जाके इसका फन क्या होगा, विषैला होगा। ठीक है, सकारात्मक प्रावधान भी थे, गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था, विस्तार से प्रश्न पूछना वगैरह इसमें किया गया था। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या था भाई, 1909 का जो भारत शासन अधिनियम था बड़ा ही कमजोर था, इसी के लिए 1919 का भारत शासन अधिनियम लाना पड़ा। फिर बात करते हैं 1919 के भारत शासन अधिनियम के बाद इसको मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। ठीक है, कब लाया गया था, 1919 में। ठीक है, मॉन्टेग्यू द्वारा एक संवैधानिक घोषणा की गई थी, कब की गई थी, 1917 में, 20 अगस्त 1917 को एक संवैधानिक घोषणा की गई थी। इसी के तहत जो है 1919 का भारत शासन अधिनियम लाया गया था। इसको मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार क्यों कहते हैं, आपको भली भांति अब परिचित हो गए होंगे। इसके पीछे लाने का उद्देश्य क्या था, 1916 में लखनऊ समझौता हो गया था, जिसमें कांग्रेस व जो है कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वो वापस एकजुट हो गए थे। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य भी एक समझौता हो गया था। ठीक है, और भारतीय की जो सुशासन की मांग जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। ठीक है, फिर बात की जाती है इसमें प्रावधान रखा गया था, केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनात्मक सर्वप्रथम किसने बनाया गया था, 1919 के भारत शासन अधिनियम में बनाया गया था। क्या नाम था, विधानसभा और राज्य परिषद। ठीक है, प्रथम बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत यहीं से की गई थी, महिला मताधिकार का प्रारंभ यहीं से किया गया था। ठीक है, जो केंद्र व राज्य के लिए अलग अलग बजट का प्रावधान भी यहीं से किया गया था, और जो है आंशिक विषय यानी विषय का विभाजन भी इसमें किया गया था। स्थानीय स्वशासन का यहीं से प्रावधान किया गया था, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान यहीं से किया गया था ली कमीशन के द्वारा। ऐतिहासिक प्रावधान क्या था इसमें, प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया था सर्वप्रथम, जिसको दो विषय में बांटा गया था, कौन कौन से, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के विस्तार, इसके अंतर्गत सिख और यूरोपीय को भी जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार इसमें किया गया था। ठीक है, नरेश मंडल का प्रावधान और साइमन कमीशन यानी 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग आएगा, इसका प्रावधान भी इसमें किया गया था। ठीक है, कुछ नकारात्मक प्रभाव थे, कुछ सकारात्मक प्रभाव भी थे। नकारात्मक क्या था भाई, सबसे पहले सीमित मताधिकार था संपत्ति और शिक्षा के आधार पर। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का और विस्तार किया गया था, इसमें सिख, ईसाई और यूरोपीय को भी पृथक निर्वाचन प्रणाली का अधिकार दे दिया गया था। गवर्नर जनरल की निरंकुश शक्तियों में कोई कटौती नहीं की गई थी, और प्रांतों में उत्तरदायी शासन को लागू करने में विफल रहे थे। ठीक है, स्टेटमेंट, बाल गंगाधर तिलक के इसको बिना सूरज का सवेरे की संज्ञा दी, कांग्रेस ने निराशाजनक व असंतोषप्रद बताया, सुभाष चंद्र बोस ने जनता के नवीन गठबंधन इसको बताए थे। ठीक है, सकारात्मक प्रावधान भी थे इसमें, मताधिकार का विस्तार किया गया था। ठीक है, बजट जो है अलग अलग प्रस्तुत करने का प्रावधान इसमें किया गया था, ब्रिटिश शासन के द्वारा पहली बार अपना उद्देश्य बताया गया था, स्थानीय स्वशासन बताया गया था। ठीक है, बजट का विभाजन किया गया था, और जो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1923, 1926, 1930, 1934, 1945 के चुनाव करवाए गए थे। ठीक है, तो अपन ने कहा आज 1909 और 1919 का भारत शासन अधिनियम पढ़ा था, जो कि संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है। इसके भाग 2 में लेके आऊंगा, इसके अंतर्गत 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है अपन बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि जो भी वो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, 1935 का भारत शासन अधिनियम ही है। तो अपन 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है इसके अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे, और उसके बाद अपन जो है विधिवत रूप से जो है आगे जो पॉलिटी पढ़ते रहेंगे, यानी कि उसके बाद जो है अपने संविधान की जो कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन पढ़ाऊंगा। उसके बाद जो है अनुच्छेद 1 से आपको लेके, जैसे कि अनुच्छेद 1 से लेके नागरिकता, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, सब कुछ मैं आपको एक जो है सिस्टमेटिक वे से पूरी क्लास, भले कितनी क्लास क्यों ना लग जाए, यानी 2, 3, 4 महीने में आपको पॉलिटी पूरी पढ़ाऊंगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो उसको एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार।